इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर के 3 मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं। एक इंटरबैंक मार्केट का रेट है जिसको हम सरकारी रेट कहते हैं, जिसको रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बताता है कि आज 227 रुपये का 226 रुपये का रेट है। एक ये रेट है। एक ओपन मार्केट का रेट है, यानी कि जो मनी चेंजर्स हैं, ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, ये आपको किस रेट पे भाव पे दे रही हैं। वो तकरीबन आजकल आपको 40-42 रुपये, 240 या 245 रुपये के आगे पीछे जहाँ पे उनका दाव लगता है वो आपको बेच देते हैं या आपसे ख़रीद लेते हैं। और तीसरा रेट आपका वो है कि जो कि इनफॉर्मल मार्केट का रेट है, जो कि ब्लैक मार्केट का रेट है, वो तकरीबन इस वक्त सरकारी रेट से 10-12% ऊपर तले है। कम से कम वो 255 रुपये, 260 रुपये का बिक रहा है। असल में ये जो गैर सरकारी और ये ब्लैक मार्केट रेट है, जो इनफॉर्मल रेट है, ये आपकी ट्रू सप्लाई और डिमांड को शो कर रहा है। ये जिस दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस दिन ये 250 रुपये का भी बिक रहा है और 270-80 रुपये का भी बिक रहा होता है। तो ये आपका असल रेट ये तय हो रहा है कि जो आपके ब्लैक मार्केट का रेट है। पिछली एपिसोड में हमने ये बताया था कि डॉलर पेग हो गया गोल्ड के साथ और बाकी करेंसीज पेग हो गई डॉलर के साथ। मतलब डॉलर कन्वर्ट होगा गोल्ड में और बाकी करेंसी कन्वर्ट होंगी डॉलर में। अब जो डॉलर का रेट तय हुआ वो ये हुआ कि $35 के अगेंस्ट 1 औंस सोना कन्वर्ट होगा, यानी कि $35 के अगेंस्ट 28.35 ग्राम्स सोना आपको सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका आपको दे देगा। अगर आप $35 देंगे तो वो आपको तकरीबन 28.35 ग्राम सोना दे देगा। ये तकरीबन $1.25 पर ग्राम उसकी रेट तय हो जाता है। जब पाकिस्तान बना 1947 में तो नेचुरली पाकिस्तान लिंक था पाउंड के साथ, यूके के पाउंड के साथ, और काफ़ी बाद में जाके पाकिस्तान डी लिंक हुआ पाउंड के साथ और फिर लिंक हुआ डॉलर के साथ। ये हिस्ट्री क्या है ये कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उस वक़्त जो पाकिस्तान का रेट तय हुआ डॉलर का और रुपए का वो था ₹3.31। इसको कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका ये है कि ये ₹3.31 क्यों था। इसको कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका ये है कि उस वक़्त तकरीबन सोना था 47-47.5 रुपये का 1 तोला, यानी कि 1 तोला 47-47.5 रुपये का आपको 11.666 मिलीग्राम सोना मिल जाता था। तो अब 11 ग्राम और 666 मिलीग्राम सोना मिल जाता था। वहाँ से अगर आप 1 ग्राम सोने की कीमत निकाल रहे हैं रुपयों में और यहाँ से 1 ग्राम सोने की कीमत निकाल रहे हैं डॉलरों में, इन दोनों कीमतों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट 3.31 रुपये वहाँ पे निकल आएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 1947 में ₹3.31 डॉलर का रेट था। इसके बाद अब एक 2 स्ट्रीम ऑफ नॉलेज हैं। एक तो हिस्ट्री है कि ₹3.31 से लेके ये आज डॉलर $2.30 का डॉलर क्यों है, और एक ये है कि आज 230 रुपये का डॉलर क्यों है। यानी कि एक तो हिस्ट्री है कि अगर हम पूरी हिस्ट्री पढ़ें कि 1 केजी 1950 में क्या हुआ, 60 में क्या हुआ, 70 में क्या हुआ, 80 में क्या हुआ, किस गवर्नमेंट ने क्या किया, किस लिए किया, और इसके पीछे क्या पॉलिटिकल मोटिव्स थे या कौन से और बड़े मोटिव्स थे। और एक ये है कि हम ये तय कर लें कि यार ये जो आज 228 रुपये का, ये 27 रुपये का रेट बनता है, ये बनता कैसे है। यानी कि एक हिस्ट्री का इलम है और एक थ्योरी का इलम है। तो हम पहले कंसंट्रेट कर लेते हैं थ्योरी के इलम पे कि आज जो 228 रुपये का डॉलर है ये बनता कैसे है, और अगली एपिसोड में हम चले जाएंगे हिस्ट्री में। पाकिस्तान की जो रेट है ये 228 रुपये का डॉलर, इसको समझने के लिए हमें इसकी मार्केट को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि जो पाकिस्तान का जो रेट है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तय करती है। मार्केट के पाकिस्तान में इस वक्त 3 मार्केट्स काम कर रही हैं। एक इंटरबैंक मार्केट है, एक ओपन मार्केट है और एक आपकी ब्लैक मार्केट है या इनफॉर्मल मार्केट है। तीनों मार्केट कोई भी आप समझेंगे तो उसका आपको सप्लाई और डिमांड का सिस्टम समझना पड़ेगा कि उस जगह पे उस मार्केट में उस स्पेसिफिक चीज़ की डिमांड कहाँ से आ रही है और उसको सप्लाई कौन कर रहा है। इंटरबैंक मार्केट में अगर हम बैठे हुए हों तो इसकी सप्लाई और डिमांड डिफरेंट जगह पे है और डिफरेंट प्लेयर्स हैं। ओपन मार्केट के डिफरेंट प्लेयर्स हैं। ओपन मार्केट से मुराद ये है कि जो हमारी एक्सचेंज कंपनीज हैं, इसको आप मोटा सा इसको ओपन मार्केट समझ लें। जो मनी चेंजर्स हैं, जो ऑफिशियल मनी चेंजर्स हैं, जिनके पास हम जाके डॉलर लेते हैं और डॉलर बेचते हैं, इस वक्त आप ये समझ लें कि ये एक ओपन मार्केट है। और इनफॉर्मल मार्केट वो है कि जहाँ पे कोई लिखत पढ़त नहीं है और हम हुंडी और हवाला के थ्रू वहाँ पे पैसे डॉलर का एक्सचेंज रुपयों में कर रहे होते हैं। ये हुंडी हवाला क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त समझने के लिए हमें स्टार्ट करते हैं इंटरबैंक मार्केट से, क्योंकि ये एक बड़ा मेजर चंक है। इंटरबैंक मार्केट के 3 बड़े प्लेयर हैं। एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कमर्शियल बैंक्स यानी कि जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, हाँ हबीब बैंक है और अलाइड बैंक है और UBL है। ये जो बेसिक प्राइमरी डीलर्स हैं 12, 13, 14,
ये और उसके बाद बड़ी बड़ी हमारी जो कमर्शियल कंपनीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती हैं, यानी कि इंटर बैंक मार्केट को अगर हम पढ़ने लगे, हमने बाकी दोनों मार्केट फिल वक्त छोड़ दिए हैं। हमने ओपन मार्केट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं और इनफॉर्मल मार्केट को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम इस वक्त सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इंटर बैंक मार्केट को। इंटर बैंक मार्केट के प्लेयर्स हमने बता दिए आपको, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कमर्शियल बैंक्स और आपकी बड़ी बड़ी एक्सचेंज कंपनियां जो कि एक्सपोर्ट करती हैं और इंपोर्ट करती हैं। मार्केट में कोई भी चीज़ तय होगी वो डिमांड और सप्लाई से तय होगी। डिमांड का मतलब ये होगा कि हमारा जो डॉलर चाहिए किसको, वो कौन वो बंदा जो उस मार्केट से डॉलर ख़रीदेगा, और सप्लाई का मतलब ये है कि कौन उसमें डॉलर लेके आएगा। तो जो बड़ा बड़ा इनफ्लो है या जो डॉलर की सप्लाई है इंटर बैंक मार्केट में, वो आपकी आएगी एक्सपोर्ट से, यानी कि आप कोई चीज़ पैदा करेंगे, आप दूसरे मुल्क को बेचेंगे, वो आपको उसके अगेंस्ट डॉलर देगा और वो आपके मुल्क में आके वो उसकी सप्लाई बन जाएगी। यानी कि सप्लाई का सोर्स होगा बड़ा आपका एक्सपोर्ट्स, या वो लोग होंगे जो लोग यहाँ से दूसरे मुल्क में काम करते हैं और वहाँ से वो पैसे कमा के भेजते हैं और वो हमारे मुल्क में बैंकिंग चैनल के थ्रू ये पैसे आते हैं। एक्सपोर्ट्स वाली रिसीप्ट भी बैंकिंग चैनल के थ्रू आएंगी और रेमिटेंसेस भी बैंकिंग चैनल के थ्रू आएंगी। ये हमारा इस बैंकिंग चैनल में जो इनफ्लो है ये तकरीबन ये दो सोर्सेज से, एक्सपोर्ट्स वाली रिसीप्ट से और रेमिटेंसेस से तकरीबन ये बड़ा चंक पूरा हो जाता है। 80-85% जो है ना टोटल इनफ्लो का ये दो चीज़ों से पूरा हो जाता है। बाकी जो चीज़ें बचती हैं वो हमारी FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही होती है, FPI बाहर से आ रही होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही होती है, या और कोई ऐसी पैसे जो कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में, जो बैंक के अकाउंट्स में आ रहे होते हैं, वो यहाँ पे शामिल होते हैं। लेकिन बड़ा चंक आपका एक्सपोर्ट्स का और रेमिटेंसेस से होता है। हम जब आउटफ्लो वाली साइड पे आते हैं, जहाँ पे जिसको हम कह रहे हैं कि जहाँ से डॉलर की डिमांड क्रिएट होती है, यानी कि डॉलर यहाँ से निकल के बाहर जाएगा, उसमें इंपोर्ट्स की पेमेंट्स होंगी, उसमें प्रॉफिट्स की पेमेंट्स होंगी। जो बाहर की कंपनीज आई हैं यहाँ पे काम करती हैं और यहाँ से प्रॉफिट बाहर लेके जाएंगी, एक वो पेमेंट होगी। और इसमें इसी तरह और छोटी सी पेमेंट जो कि आपकी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के थ्रू हो रही होती हैं, वो बाहर जाती हैं। और ये चूँकि हम इसको इंटर बैंक इसलिए कह रहे हैं कि ये बैंकिंग सिस्टम के थ्रू बाहर आ रही होती है और बाहर जा रही होती है। इन जो इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज हैं, इससे मार्केट का रेट तय होता है कि अगर डॉलर ज़्यादा आ रहा होगा तो डॉलर का रेट कम होगा, अगर डॉलर का इन्फ्लो ज़्यादा होगा तो वो 230 रुपये की बजाय 220 रुपये होगा, 210 रुपये होगा। लेकिन डॉलर ज़्यादा बाहर निकल रहा होगा तो ये डॉलर का रेट ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 230 और 240 रुपये होगा। पाकिस्तान की करेंसी की कदर कम होती चली जाएगी और डॉलर की कदर बढ़ती चली जाएगी। इस सारे किस्से में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहाँ पर आता है? जो स्टेट बैंक के पास जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, जो हम लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं, या हम अगर कोई पाकिस्तान का कोई एसेट बेचते हैं और उसकी प्राइवेटाइजेशन रिसीप्ट्स आती हैं, ये मार्केट में नहीं आएंगी, ये बैंक में नहीं आएंगी, ये बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आएंगी। इसका डायरेक्ट डॉलर के रेट से ताल्लुक़ नहीं होता, ये समझने वाली बात है। इसका डायरेक्ट डॉलर के रेट से ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक़ सिर्फ एक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे होते हैं और ये साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं कि अच्छा डॉलर ज़्यादा पड़े हुए हैं ना, तो डॉलर आपकी करेंसी क्राइसिस की सिचुएशन नहीं पैदा होती है। जिस तरह आजकल का सिचुएशन चल रहा है, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 4-4.5 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो हम सारे परेशान हैं और हमें पता है कि यार ये करेंसी क्राइसिस की सिचुएशन हो सकती है। अब रेट तय कैसे होगा? रेट इस तरह से तय होगा कि आज इनफ्लो आ रहा है, अगर इनफ्लो ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक्स के पास डॉलर आ गया। अब कमर्शियल बैंक्स ने वो जो एक्सपोर्टर है वो पैसे लेके आया, वो पैसे उसने कमाए, बैंक में पैसे आए, तो अब मुल्क के अंदर उसका डॉलर इस्तेमाल नहीं होता है, उसको लोकल करेंसी इस्तेमाल होती है। तो बैंक क्या करेगा? बैंक एक ट्रांजैक्शन करेगा, उससे डॉलर ख़रीद लेगा और उसको रुपए दे देगा, यानी कि बैंक के अंदर डॉलर का इनफ्लो और डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर उसी वक्त इंपोर्ट अगर कहीं पे इंपोर्ट की पेमेंट वाला बंदा आता है तो वो आपको रुपए देगा और आपसे डॉलर लेगा। पिछली एपिसोड में हमने आपको ये बात बताई थी कि पाकिस्तान एक कंजम्पशन बेस्ड कंट्री है। कंजम्पशन बेस्ड कंट्री का मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं। वो जो ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है वो बाहर से चीज़ें खरीदेंगे, जब बाहर से चीज़ें खरीदेंगे तो डॉलर बाहर जाएगा और आपकी चीज़ें अंदर आएंगी। तो इसका मतलब है कि डॉलर का आउटफ्लो बड़ा है। अब थ्योरी ये कहती है कि जब तक
आपकी जो मार्केट है वो डिमांड और सप्लाई को इक्वेट नहीं कर देती, उस वक्त तक डॉलर का रेट बढ़ते रहना चाहिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब कुछ लोगों के हाथ से या कुछ लोगों को डॉलर का रेट वारा नहीं खाएगा, वो डॉलर डिमांड ही नहीं करेंगे। जब डिमांड नहीं करेंगे तो वो एक डॉलर का रेट तय हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक आम किसी चीज़ की प्राइस तय होती है। अगर उस चीज़ की उस वक्त शार्टेज है तो उस वक्त क्या होगा, वो उसका रेट बढ़ता चला जाएगा और उस वक्त तक रेट बढ़ता चला जाएगा जब तक उसकी डिमांड ख़त्म नहीं हो जाती, या इतना हाई रेट हो जाएगा कि लोग, आम आदमी उसका डिमांड करना ख़त्म कर देगा। तो थ्योरी ये कहती है कि डॉलर का रेट उस वक्त तक बढ़ता रहना चाहिए, भले वो 400 हो जाए, भले 500 हो जाए, भले 300 हो जाए, जब तक ये मार्केट इसको, इस पैरिटी को इक्वेट नहीं करती उस वक्त तक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आता है सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़हन में ये बात बैठी हुई है, या स्टेट बैंक को ये बात समझाई गई है कि आपने एक स्पेसिफिक लेवल से डॉलर के रेट को ऊपर नहीं जाने देना। तो उस वक्त सूरत हाल क्या होती है कि जिस वक्त ये देखा जाता है कि मार्केट में डॉलर का रेट ज़्यादा हो रहा है, एक किसी स्पेसिफिक हद से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 225 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, तो अब प्रैक्टिकली ये होगा कि उस वक्त तक बढ़ता चला जाएगा जब तक डिमांड बढ़ती चली जाएगी। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ पे अपने रिजर्व से, अपने जो उसके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, वहाँ से वो डॉलर बेचना शुरू कर देगा। जब वो बेचना शुरू करेगा तो उससे डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो वो बढ़ता हुआ रेट रुक जाएगा या उसकी फ्लक्चुएशंस कम हो जाएंगी, उसका उतार चढ़ाव कम हो जाएगा। फ़ायदा इससे ये हुआ कि आपके डॉलर का रेट कम हो गया, या डॉलर का रेट स्टेबल हो गया, या डॉलर का रेट उस लेवल से नहीं बढ़ा जिस लेवल से हम चाह रहे थे। नुकसान ये हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स कम हो गए। वो जो उसने डॉलर बेचे हैं उसके अगेंस्ट उसको रुपए मिले हैं, और तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बता के नहीं बेच रहा होता कि मैं इतने डॉलर बेच रहा हूँ, ये खुफिया तौर पे ट्रांजैक्शन कर रहा होता है। इसका कहीं डेटा नहीं मिलेगा आपको कि पाकिस्तान ने कितने रिजर्व्स मार्केट में बेचे हैं, कितने डॉलर मार्केट में बेचे हैं। ये हम अंदाज़ा लगाते होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रख के कि अच्छा इतने डॉलर्स ने मार्केट में बेच दिए हैं। इस फिनोमेना को सेंट्रल बैंक की या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस सेलिंग को या इस बाइंग को, अगर डॉलर ज़्यादा आ रहा होगा तो वो बाय भी कर रहा होता है। हम कहते हैं कि ये सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस हैं। पूरी दुनिया के कंट्रीज सेंट्रल बैंक्स ये इंटरवेंशन करते हैं डॉलर का, कभी कभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रेट को रोकने के लिए और कभी उसके उतार चढ़ाव को कम करने के लिए। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमने गैर ज़रूरी तौर पे इसको बहुत ज़्यादा दफ़ा इसमें इंटरवीन किया और हमने तकरीबन बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर, मतलब जब मैं पाइड में था तो मैंने पाइड में एक रिसर्च की थी और मैंने उस पेपर में लिखा था कि हमने तकरीबन 1992 से लेके 2021 तक हमने तकरीबन 112 अरब डॉलर सिर्फ इस काम के लिए मार्केट को दिए हैं कि हम सिर्फ डॉलर का रेट को स्टेबल कर सकें। यानी कि इंटर बैंक मार्केट में सप्लाई और डिमांड से, इनफ्लो और आउटफ्लो से रेट तय होता है, लेकिन इस रेट को ज़्यादा हिट करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर बेच के, या वो इंपोर्ट के ऊपर बैन भी लगाता है बाज़ औक़ात, जिस तरह आजकल उसने लगाया हुआ है, या वो फॉरेन एक्सचेंज किसी और तरीके से भी कंट्रोल कर सकता है। इन सब हरकतों को हम कहते हैं कि ये सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन है। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन पाकिस्तान के केस में इसलिए बुरी लगती है कभी कभी कि पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा डॉलर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसको अपने डॉलर इस काम में वो ज़ाया कर बैठते हैं और उसके बाद हम IMF पे खड़े होते हैं। अगर आप 2018 या 2013 या 2008, 2013 या 2018 की अगर थोड़े से आगे पीछे के नंबर्स उठा के देखें तो जब कभी आपने देखा कि साल सवा साल आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल रहा, तो ठीक है, 1 साल 1.5 साल के बाद हम रिजर्व्स इतने गंवा चुके होते हैं कि हमें दोबारा IMF के पास मांगने के लिए जाना पड़ता है। यानी कि जो पहली मार्केट है हमारी इंटर बैंक मार्केट, जो ऑफिशियल मार्केट इस वक्त जो 26-27 रुपए का रेट बता रही है, वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, और उसके बाद जो उसको रोक के रखा हुआ है रेट, वो है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो यहीं तक ये समझें इसको। और इसके बाद जो ओपन मार्केट है, जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, और फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ के कहाँ से पैसे आते हैं और ये कहाँ से वापस कर रहे होते हैं, ये एक अजीब दिलचस्प फिनोमेना है। इसको हम अगली एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।